हेलो दोस्तों। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर बात करने आए हैं। जो क्वेश्चन 2026 में जो क्वेश्चन 2026 में बिहार बोर्ड में बायोलॉजी का जो क्वेश्चन है, जो हर टीचर बोल रहे थे कि हार्ड है, यानी कि कहीं से नहीं आया है, बाहर से क्वेश्चन आया है। तो हमारे अनुसार वो गलत है। कारण है कि हम भी एक छोटे से संस्थान में पढ़ाते हैं और वहाँ पे कुछ बच्चों को हम पढ़ाए थे। ने जो भी पढ़ाया, ठीक है, और ख़ास कर कर जो शुरू में ही ये आज हम कुछ आप लोगों को प्रूफ देंगे कि हमारे एक छात्र हैं जिनका ये नोट्स जो हम बनवाए हैं वही है। और जब हम क्लास शुरू कर रहे थे उसी समय हम उन छात्र को, यानी कि अपने सभी छात्रों को बोले थे कि टोटल 8 चैप्टर पर आप लोगों को फोकस करना है और यही 8 चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। और कहा जाए कि इसी 8 चैप्टर से, अगर कहा जाए कि इसी 8 चैप्टर से 2026 के जो बायोलॉजी क्वेश्चन है उसमें से 45 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 45 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है ना इसी 8 चैप्टर से आए हैं, जिसमें हम लगभग 43 क्वेश्चन जो है ना क्लास नोट्स में लिखवा चुके हैं और 2 क्वेश्चन जो हम ऑनलाइन करवाए थे उस ऑनलाइन क्वेश्चन से जो है ना वह 2 क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अगर कहा जाए कि जो लोगों द्वारा बोला जा रहा है कि क्वेश्चन हार्ड था, कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं था। अगर कहा जाए बच्चों को सबसे बड़ी सलाह हमारी तरफ से यही रहेगी, सिलेबस पढ़िए, साल भर मेहनत करिए। जो यूट्यूब पर जो टीचर 1000 क्वेश्चन या फिर 500 क्वेश्चन लेकर आते हैं, हो सकता है कि एक आध बार लड़ जाए, लेकिन आप अपने जो है ना, कहा जाए कि खुद के करियर से खिलवाड़ मन ना करें, पूरा साल सिलेबस पढ़े। ऐसे तो कहा जाए कि टोटल हम लोगों को 12 या 13 चैप्टर पढ़ाएं, लेकिन हम बच्चों को 8 चैप्टर पर मुख्य फोकस करने के लिए बोले थे। पढ़ाने के लिए तो 12 चैप्टर था, लेकिन मुख्य तौर पर 8 चैप्टर हम उनको बोले थे कि आप लोग 8 चैप्टर पर जो है ना मुख्य तौर पर फोकस करिए, जिनमें पहला चैप्टर हम जिस तरीका से पढ़ाए थे उस तरीका से, जैसे हम अपने बच्चों को सबसे पहले मानव स्वास्थ्य एवं रोग पढ़ाते हैं, रीजन सबसे जो है ना इजी चैप्टर हम मानते हैं और बच्चों को समझ में आता है। उसके बाद खाद्य उत्पादन के वृद्धि में कार्यनीति, उसके बाद मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका होती है, मानव जनन, पारिस्थितिक तंत्र, मानव जनन के साथ साथ इसमें आप जोड़ सकते हैं पादप जनन। इसमें हम पादप जनन भी उन लोगों को पढ़ाए थे। ठीक है, इसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र, वंशागति का आणविक सिद्धांत, पर्यावरण, और उसके बाद अनुवांशिकता या फिर अनुवांशिकी, जिसके अंतर्गत मानव में और जंतु जानवरों में या फिर पादपों में जो अनुवांशिकी या फिर अनुवांशिकता के बारे में जो बताया गया था उसके बारे में अगर कहा जाए कि हम अपने बच्चों को बोले थे कि इतना ही याद रखना है, और बच्चों ने याद किया। और याद करने के बाद हाँ, ये नहीं हम बोल सकते हैं कि जो 45 क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, 45 प्लस जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम आपको प्रूफ भी आगे दिखाएंगे, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं ना कि यह क्वेश्चन डायरेक्टली आए हैं। ठीक है, हम ये बोलेंगे कि यह क्वेश्चन जो है ना सब्जेक्टिव से ऑब्जेक्टिव निकाला गया है। और कैसे आप लोगों को हम दिखाएंगे कि एक चैप्टर जहाँ से सब्जेक्टिव उठाया गया है वहीं से ऑब्जेक्टिव, या फिर जहाँ से ऑब्जेक्टिव उठाया गया है वहीं से सब्जेक्टिव उठाया गया है। और हमारे एक नोट्स हम लिखवाए हैं, एक नोट से लगभग 2 से 3 ऑब्जेक्टिव या फिर 1 से 2 सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एक पेज से मिले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने सेशन को। ठीक है, तो कहा जाए कि देखते हैं कि आप लोगों को प्रूफ दिखाते हैं। और हम जो क्वेश्चन लिए हैं वह क्वेश्चन के बारे में कहा जाए, हमारे एक छात्र हैं जिनका क्वेश्चन जो है ना, जो बायोलॉजी के एग्ज़ाम दिए थे, जिनका सेट कोड आई है, तो हम जितने भी यानी कि क्वेश्चन नंबर आप लोगों को इसमें बताएंगे वो सेट आई का है। आप लोग भी अपना जिनका आई होगा वो एक बार मिलाकर देखें क्या ये वह क्वेश्चन वही है या फिर हम गलत बोल रहे हैं। अगर गलत होगा तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग को लगे कि ना ये सच है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा कि ठीक है जो हम पढ़ाए हैं वो आया है नहीं। देखिए, हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम दोनों साथ में लेकर चले हैं। ठीक है, हम अब जो कहा जाए कि जो बोर्ड का क्वेश्चन है वो भी लेकर चले हैं, और साथ ही में जो हम लिखवाए हैं यहाँ पे देख सकते हैं हैंड राइटिंग है। ठीक है, हैंड राइटिंग में बच्चों को लिखवाया गया है। और यह जो है ना, जो भी कहा जाए, एक बार हम आप लोगों को प्रूफ दिखाएंगे कि जो बच्चों को लिखाया गया था, यहाँ पे लग रहा होगा कि हम लोग लिख कर और काट कर यहाँ पे चिपका दिए हैं, तो नहीं। लास्ट में जो है ना हम आपको एक PDF भी दिखाएंगे जिसमें बच्चे को जो है ना, ये जो हमारी छात्र या हमारी जो छात्रा हैं वो डेट के साथ मेंशन की हुई है कि कब कौन सा क्वेश्चन जो है ना लिखवाया गया है। ठीक है, या फिर टाइम का बड़ी कहा जा सकता है कि वो जो छात्रा जो है वो
जब भी लिखती थी तो डेट और टाइम मेंशन करती थी, इसलिए हम बोल रहे हैं। देखिए पहला एक क्वेश्चन था, मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोगजनक कौन सा जीव है। यहाँ पे देख सकते हैं कि विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ और नोमैडिड। प्रोटोजोआ से होने वाला सभी रोगों का नाम लिखवाया गया, जिसमें मलेरिया है, अमीबा है, काला जर है और निद्रा रोग है। क्वेश्चन पूछ रहा है मलेरिया, मलेरिया किसके कारण होता था, प्रोटोजोआ, जो कि लिखवाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, निम्न में से कौन सा बीमारी कीट रोग वाहकों द्वारा संचारित होती है। देखिए यहाँ पे हम कीट के द्वारा होने वाला जितने भी रोग हैं उसको लिखवा दिए हैं, जिसमें मलेरिया, फाइलेरिया, कालाजार, टाइफाइड, सभी जो रोग हैं उसके बारे में लिखवाए थे। और उन्हीं में से एक रोग आया था जिसका नाम क्या है, फाइलेरिया और क्या, मलेरिया। फाइलेरिया और मलेरिया। देखिए जिसमें एक हम गलती ये करवा दिए थे, गलती नहीं कर सकते हैं। टाइफाइड के बारे में अगर कहा जाए तो ये मक्खी के कारण होता है। ठीक है, मक्खी के कारण होता था, लेकिन हमारी छात्रा उतना समझदार थी कि वो जो है ना वो सही करके आ गई। आगे अगर कहा जाए 36 नंबर क्वेश्चन के बारे में, निम्न में से कौन सा मनुष्यों में निमोनिया के लिए उत्तरदायी है। देखिए लिखवाया गया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, इन दोनों के बारे में अगर कहा जाए, ऑप्शन दोनों में है। ठीक है, बहुत लोगों को लग रहा होगा केवल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जी नहीं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये दोनों के कारण जो है ना क्या होता है, दोनों के कारण होता है निमोनिया। चौथा क्वेश्चन पर आते हैं, विडाल परीक्षण। देखिए यह जो चौथा क्वेश्चन है, यह यहाँ से अगर कहा जाए कि विडाल परीक्षण के बारे में आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन में पूछा गया था, 2 नंबर में। और यहाँ पे देख सकते हैं हम टाइफाइड के बारे में पूरा लिखवाए थे, जिसमें लिखवाया गया इसका किसको प्रभावित करता है, किसके कारण होता है, लक्षण क्या है, इसके लिए कौन सा जांच किया जाता है, विडाल परीक्षण क्या है, इस सभी के बारे में बताया गया था। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हम देखिए मेरा मोटिव था सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाने के लिए, लेकिन जब हम रिसर्च कर रहे थे, यानी कि कहा जाए कि जब ढूंढ रहे थे क्वेश्चन कहाँ से मिला है, तो वहाँ पे जो जो सब्जेक्टिव मिले हैं वो सब्जेक्टिव हम उसमें इंक्लूड कर दिए हैं। लेकिन अगर कहा जाए कि छात्रों को या फिर हमारे जो छात्र हैं जो एग्ज़ाम देकर आए हैं उनका कहना है कि ऑब्जेक्टिव थोड़ा हार्ड था, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल था क्वेश्चन, सब्जेक्टिव एकदम ईजी था, सब्जेक्टिव बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। ठीक है, आगे देखा जाए, देखिए 5, 6 और 7 एक ही पेज से अगर कहा जाए कि 3 क्वेश्चन, जिसमें देख सकते हैं टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। यहाँ पे देखिएगा हम अपने छात्रों को टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट के बारे में पूरा बता चुके हैं। इसके अलावा ये जो है ना रोकने के लिए कहा जाए कि निरोप ग्राफ स्वीकृति करने के लिए जो है ना क्या लेना पड़ता है, तो प्रतिरक्षी निरोध टीका के बारे में बच्चों को बताया गया था। ठीक है, आगे अगर कहा जाए 6 नंबर, प्राथमिक लासिकाभ अंग। आप लोग देख सकते हैं कि प्राथमिक और द्वितीयक लासिकाभ अंग के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अस्थि मज्जा, यहाँ पे हम लगता है कि प्राथमिक प्रतिरक्षी अंग। ठीक है, इसके अंतर्गत लिखवाया गया अस्थि मज्जा और थाइमस ग्रंथि। ठीक है, देखिए हमारी छात्रा हम लिखवा चुके थे प्राथमिक प्रतिरक्षी अंग या फिर प्राथमिक लासिकाभ अंग। ठीक है, और द्वितीय प्रतिरक्षी अंग या द्वितीय लासिकाभ अंग। तो प्राथमिक प्रतिरक्षी अंग या फिर प्राथमिक लासिकाभ अंग के अंतर्गत अस्थि मज्जा और किसको लिखवाए थे, थाइमस ग्रंथि। और वही क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा अंग प्राथमिक लासिकाभ अंग है, अस्थि मज्जा और क्या, थाइमस ग्रंथि। ठीक है, देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों के बारे में एक पेज से, मात्र एक पेज, यानी कि कहा जाए कि एक ही टॉपिक जो है उसमें जो लिखवाया गया था प्रतिरक्षा तंत्र, उसी से क्वेश्चन आए हैं। इसलिए बार बार हम बोल रहे हैं सिलेबस के ऊपर ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, वो जो लोग आते हैं यूट्यूब पर और बोल कर चले जाते हैं कि हम, देखिए एक बात हम बोलते हैं ऑनलाइन क्लास, ठीक है, ऑनलाइन क्लास बेटर है लेकिन ऑफलाइन से बेटर कभी नहीं है। ठीक है, ऑफलाइन में टीचर आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, आपको माहौल मिलता है। तो हमारे अकॉर्डिंग आप लोग ऑनलाइन से ज़्यादा ऑफलाइन के ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, ऑनलाइन है, आप लोग तैयारी कर चुके हैं तो रिवीजन के तौर पर ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। लेकिन अगर लास्ट के एग्ज़ाम के टर्म में हम ये बताएं कि ज़्यादातर ऑफलाइन या फिर आपके जो टीचर के द्वारा जो नोट्स लिखवाया गया है, आपने जो खुद का नोट्स बनाया है, उस पर ज़्यादा ध्यान दें। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, ड्रग्स। देखिए निम्न में से कौन सा ड्रग डोपामीन के परिवहन से बाधा डालते हैं। देख सकते हैं ड्रग्स के बहुत सारा प्रकार हम लोग बताए थे, ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स, जबकि यहाँ पे देख सकते हैं कैनाबिनोइड्स सब्जेक्टिव में भी पूछा गया था। आप लोगों के सब्जेक्टिव जो एग्जाम था ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसमें भी कैनाबिनोइड्स जो है ना वो ड्रग्स के बारे में पूछा गया था। आगे हम इसके बारे में पूरा बता चुके थे। तो ये जो है ना निम्न में से किसके बारे में, कोकीन के बारे में। आगे जब देखिएगा तो हम पूरा नहीं पेज लगाए हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरा एक बार हम लास्ट में दिखा देंगे।
लेकिन कहा जाए कि ड्रग्स के बारे में जो है ना कई प्रकार के होते हैं, हम लोग पूरा ड्रग्स के प्रकार के बारे में लोग बच्चों को बताए थे और ये बताया गया था कि किस प्रकार से लिया जाता है, इसका उपयोग क्या है, सरकार आखिरकार ड्रग्स के खेती करने के लिए लोगों को सलाह उतना ज़्यादा क्यों नहीं देती है, इसका दुष्प्रभाव क्या है, बच्चों को इससे दूर कैसे रखा जाए, हर प्रकार की बातें क्लास में बताई गई थी। 9th 9 नंबर क्वेश्चन कहा जाए कि दूध से दही बनाने में किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है। देख सकते हैं दूध से दही बनाने में किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है और यहाँ पे देख सकते हैं दूध से दही बनाने में के दौरान दही में विटामिन B12 की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसकी मात्रा बढ़ जाती है B12। लोग बोल रहे थे कि नहीं ऑब्जेक्टिव हार्ड है, जी नहीं, देख सकते हैं सब्जेक्टिव। आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट से अगर पढ़िएगा तो ना ही आपका सब्जेक्टिव छूटेगा और ना ही ऑब्जेक्टिव छूटेगा। ठीक है, 10 नंबर, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा लिखवाया गया है, पूरा लिखवाया गया है अस्परजिलियस नाइगर के बारे में पूरा, जिसके बारे में सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए कि ब्यूट्रिक अम्ल कवक से, और यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्यूट्रिक अम्ल, जो ब्यूट्रिक अम्ल के बारे में अगर कहा जाए तो यह किससे प्राप्त होता है, सूक्ष्म जीव में जो है ना कहा जाए कि जीवाणु से प्राप्त होने वाला है, लेकिन यहाँ पे किसके बारे में, कवक के बारे में दिया हुआ है। यही कारण जो है ना यहाँ पे गलत है। आगे देखते हैं 46, निम्न में से कौन सा रक्त कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने वाला, एस्टाटीन। ये जो है ना हम क्वेश्चन ऑनलाइन में करवाए थे, ऑनलाइन में हम करवाए थे ये क्वेश्चन। ठीक है, वही क्वेश्चन आया हुआ है, एस्टाटीन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि एस्टाटीन जो है ना इसका काम क्या है, तो रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को क्या करता है, कम करता है। अगला क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव 49, बटरफ्लाई कैटरपिलर को किस मदद से नियंत्रित किया जाता है। तो देखिए बीटी कॉटन जब हम पढ़ा रहे थे इसी में आप लोगों को बताया गया था बैसिलस टूरिजिएसिस। ठीक है, इसके बारे में बताया गया था कि बटरफ्लाई की मदद से किसको नियंत्रित किया जाता है, तो बीटी कॉटन के, इसी के कारण बीटी, जिसे हम लोग कोष्ट में बीटी कहा जाता है, कोष्ट में क्या कहा जाता है, बीटी। ठीक है, आगे देखा जाए 13 नंबर, निम्न में से कौन सा साइनोबैक्टीरिया वायुमंडल में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण कर सकता है। देख सकते हैं कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जो है ना करने वाले हम कुछ बैक्टीरिया के नाम लिखवाए थे, जिसमें कहा जाए राइजोबियम, नॉन स्टॉक, एनाबीना, साइनोबैक्टीरिया इत्यादि। तो देख सकते हैं नॉन स्टॉक, एनाबीना, इसके अलावा अगर कहा जाए एलिस्ट्रिया, अगर अगर जो भी छात्र अगर कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे और जब दो मिल जाए ऑप्शन आप रूपिए क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं नॉन स्टॉक, एनाबीना, एसेलेटोरिया, इन सब एसेलेटोरिया को हम नहीं लिखवाए थे, लेकिन इन दोनों के बारे में देख सकते हैं नोट्स में लिखवाया गया है। ठीक है, 14 नंबर देख सकते हैं 34, 36 और 65, 3 क्वेश्चन मात्र 1 पेज से, हम बोले थे शुरुआत में ना 3 क्वेश्चन मात्र 1 पेज से क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखवाया गया कि वैसे जीव जिस उत्पादक के सेवन करते हो अर्थात शाकाहारी हो, यहाँ पे समझ सकते हैं टिड्डा शाकाहारी है, गाय शाकाहारी है, जंतु प्लवक शाकाहारी है, लेकिन भेड़िया शाकाहारी है नहीं, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, भेड़िया, आंसर हो जाएगा भेड़िया। आगे देखते हैं अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं, अपर्दन। यहाँ पे अपघटनकर्ता के बारे में बताया गया है कि अपघटनकर्ता का काम क्या है कि जितने भी यानी कि मृत शरीर होते हैं उसको अपर्दन करता है और अपर्दन करने के बाद खाने का काम करता है। आगे द्वितीय उपभोक्ता को कहा जाता है, द्वितीय उपभोक्ता को क्या कहता है, प्राथमिक मांसाहारी शाकाहारी। अभी देखिए शाकाहारी प्राथमिक उपभोक्ता को हम लिखवाए थे, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राथमिक उपभोक्ता को। ठीक है, लेकिन अगर कहा जाए द्वितीय उपभोक्ता के बारे में अगर कहा जाए तो द्वितीय उपभोक्ता जो है ना यह प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करता है और ये मांसाहारी होते हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि प्राथमिक मांसाभक्षी होते हैं, द्वितीय मांसाभक्षी ना क्या प्राथमिक मांसाहारी होते हैं। और तृतीय के बारे में अगर कहा जाए तो सबसे बड़ा मांसाहारी यही होते हैं। देखा जाए हम ये नहीं शुरुआत में बोले थे रिलेटेड क्वेश्चन था, डायरेक्टली नहीं लड़ा है, थोड़ा सा हम बोल रहे हैं 12th क्लास है, बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, 10th के चक्कर में मत रहिएगा कि 10th में हु बहू जो है ना ये जो टीचर पढ़ाए वही से आ जाएगा। आपको थोड़ा सा अपने अंदर सोचना पड़ेगा एग्जाम हॉल में बैठकर, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो टीचर पढ़ाएं अगर उतना आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आपको बनाना होता है 35 और आपके नोट से अगर 40 से 45 अगर बन रहा है इसका मतलब है कि आप 35 में 35 ला सकते हैं। स्पोरोपोलानिन, देखिए स्पोरोपोलानिन यहाँ पे क्वेश्चन का है, हम लिखवाए थे कि यह एक जैविक निम्नीकरण प्रतिरोधक रासायनिक पदार्थ है जो परागकण को उच्च ताप प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बचाने का कार्य करता है। यह पादप जगत का सबसे कठोर पदार्थ है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है। तो अभी देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं
प्रतिरोधक कहने का मतलब क्या है, बचाने वाला। और देखिए तो कि अगर कोई चीज को अगर अम्ल से और भस्म से दोनों से बचा रहे, इसका मतलब है कि अपरूपीय वो बच जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्पोरोपोलिन। दुनिया का सबसे मजबूत पदार्थ है। सबसे अधिक अगर कहा जाए कि कार्बोहाइड्रेट किसी में है, तो कार्बोहाइड्रेट भी हम बता चुके थे बच्चों को कि सेलुलोज में था। ठीक है, एक्टिन काइटिन इस सब के बारे में हम लोगों को यहाँ पे नहीं जानना था। विपुंसन, देखिए ये 14 नंबर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। जब हम बोले ना क्वेश्चन हम लेके आए थे सब्जेक्टिव विपुंसन, और यहाँ पे देखिए हम विपुंसन लिखवा चुके हैं। विपुंसन सामने आपका लिखा हुआ है, ठीक है, परिभाषा दिया हुआ है। तो आगे देखते हैं 15 नंबर, सॉरी ठीक है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव देखिए यहाँ पे हम इसमें भी ऑब्जेक्टिव दे चुके हैं और इसमें भी दे चुके हैं। आवृत पौधे के पराग का निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका उपस्थित होती है, तो कायकीय कोशिका और जनन कोशिका। कायकीय कोशिका और जनन कोशिका यहाँ पे भी देख सकते हैं। इसके बाद त्रिसंलयन के पश्चात कौन सी प्राथमिक कोशिका भ्रूण कोशिका बन जाती है, तो क्या बन जाती है, प्रतिविसंगत कोशिका। आगे आप लोग पढ़िएगा तो इसमें पूरा हम डीपली में बता चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अगर कहा जाए नीचे निम्न में से कौन सा सहायक कोशिका में पराग नालिका की दिशा को प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निकालती है, तो तंतु रूपी समुच्चय। ये सब जो है ना, जब प्रॉपर आप देखिएगा कि जब हम भ्रूण भ्रूणपोष सभी के बारे में बताए थे, दोहरा निषेचन के बारे में बताए थे, तो उसमें सभी बताया गया था और उन्हीं सभी का पार्ट्स ये है। ठीक है, आगे आते हैं 18 नंबर अगला क्वेश्चन पर, ऑब्जेक्टिव 8 देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि शुक्र जनन नालिका में, अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो हम इसको जो है ना बस और जूम कर देते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे है कि शुक्र जनन नालिका में निम्न में से कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है। अगर क्वेश्चन के बारे में अगर कहा जाए कि आप लोग अगर क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, तो क्वेश्चन है कि शुक्र जनक नालिकाओं में कौन सी कोशिका पाई जाती है। तो शुक्र जनन नालिकाओं में अगर कहा जाए कि सर्टोली कोशिका और शुक्र जनन कोशिका, जबकि इन दोनों के बीच पाई जाती है अंतराली कोशिका। अगर आपसे क्वेश्चन, अगर इसको हम जो भी छात्र अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन को जो है ना देखिए, अगर कहा जाए क्वेश्चन था कि शुक्र जनन नालिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका पाई जाती है, तो अगर कहा जाए कि कौन सी कोशिका, तो देख सकते हैं कोशिका, अगर थोड़ा सा आप लोग कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे तो यहाँ पे लिखवाया गया है कि अंतराली कोशिका दो शुक्र जनन नालिकाओं के बीच पाई जाती है। तो पहले तो अंतराली कोशिका ऐसे ही छट गया। सर्टोली कोशिका पाई जाती है, शुक्राणु जनन कोशिका दोनों पाई जाती है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा डी। इसमें पूरा डिफिनेशन आप लोगों का दिया हुआ है। सर्टोली कोशिका के बारे में बताया गया, नरजन्म कोशिका के बारे में, शुक्र जनन कोश नालिकाओं में पाई जाने वाली कोशिका आकार में छोटी होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, नरजन्म कोशिका। नरजन्म कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती है, जबकि सर्टोली कोशिका जर्म कोशिका को पोषण प्रदान करती है। सभी क्वेश्चन और नीचे डीप में बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे ये संरचना से दो तरह के क्वेश्चन, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, बोले थे ना कि जहां से ऑब्जेक्टिव उठाया है वहीं से सब्जेक्टिव भी उठाया है। देखा जाए कि यहाँ पे देख सकते हैं इससे क्वेश्चन क्या पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था कि शुक्राणु की संरचना, यहाँ पे इसको हम बड़ा कर देते हैं। देखिए देखिए इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और आप लोग दोनों क्वेश्चन देख लीजिए। दोनों क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन है कि शुक्राणु की संरचना में अंडाणु को निषेचन के मदद करने वाला एंजाइम क्या है। देखिए शीर्ष भाग में आप लोगों को बताया गया होगा कि शीर्ष भाग में सबसे अग्र वाले हिस्से में एक टोपी नुमा संरचना पाई जाती है जिसे हम लोग एक्रोसोम कहते हैं। और इस अग्रपिंडक में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो अंडाणु के झिल्ली को तोड़ने का कार्य करता है। और शुक्राणु में पाए जाने वाले हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम में पाई जाने वाली, यानी कि ये क्वेश्चन पूछ कह रहा है कि अंडाणु के आगे वाले झिल्ली को तोड़ता है और वही झिल्ली टूटती है तब ना शुक्राणु अंदर की ओर प्रवेश करता है। तो इसी के बारे में पूछ रहा है, यानी कि क्या, एक्रोसोम। फिर क्वेश्चन क्या है, शुक्राणु का एक अच्छा नामांकन आरेख बताएं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा बताया गया है। शुक्राणु का पूंछ कौन सा है, मध्य भाग में क्या पाया जाता है, ग्रीवा में क्या है। ये सभी क्वेश्चन जो है ना आपको 2 नंबर और 1 नंबर दोनों में था। यहाँ पे 13 नंबर कहा जाए, भारी मात्रा में कॉपर ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरोन का मुख्य कार्य क्या है। तो देख सकते हैं प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का कार्य बताया गया था।
अंडोत्सर्ग के बाद जब द्वितीय अंड जनन कोशिका ग्राफियन कुटिया से बाहर निकलती है, तो अगर कहा जाए इसका काम मुख्य तौर पर क्या था, तो इसका काम था कि गर्भाशय के जो है ना एंडोमेट्रियम का रख रखाव। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या था? एंडोमेट्रियम का कार्य अगर कहा जाए कि भारी मात्रा में कॉपर्स ल्यूटियम से स्रावित प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की मुख्य भूमिका क्या होती है, तो आप लोगों को एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन दोनों का कार्य क्लास में बताया गया था, जिसमें बताया गया था कि गर्भाशय में एंडोमेट्रियम के रख रखाव का काम करने का कार्य करता है। अगर अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं, तो अगला हम लोगों का ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अपरा से स्रावित हार्मोन गर्भाशय क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं? आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखवाया गया है कि अपरा से निकलने वाले 5 हार्मोन, सीधे लिखवाया गया प्लेसेंटा या फिर अपरा से निकलने वाले 5 हार्मोन HCG, HPL, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। यही क्वेश्चन दो रहा है, HCG, HPL, रिलैक्सिन और प्रोजेस्टेरॉन, इनमें सभी, यानी कि ये भी क्वेश्चन हम बहुत बार करवा चुके हैं, ऑनलाइन भी करवाया गया था। देख सकते हैं 2 नंबर में सब्जेक्टिव में भी आपके साथ क्वेश्चन पूछ सकता है, सॉरी पूछे हुए हैं सब्जेक्टिव के बारे में। अगर कहा जाए सब्जेक्टिव में देख सकते हैं कि पुरुष लिंग सहायक ग्रंथि, तो देखिए शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि। अब पूरा हम इमेज तो नहीं लगाए, लेकिन अगर कहा जाए कि बहुत सारा ग्रंथि के 3 ग्रंथियों के नाम उसके पूरे बारे में डीपली बताया गया, इसका काम क्या है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन कैसे आया था। यहाँ पे देख सकते हैं जीनोटाइप निकालने के लिए बताया गया था। बच्चों को हम 2 टाइप तक जीनोटाइप बोले थे कि आप लोग जो है ना यहाँ पे बनाइए, और तीसरा टाइप पर हम जो है ना बोले थे कि आप यहाँ तक सिखा दिए थे 1 और 2। अगर कहा जाए कि जीनोटाइप हो तो कितने युग्मक बनते हैं, 2 तक यानी कि हम क्लास में बताए थे, और 3 पर बोले थे तो बच्चे बोले थे कि हम 3 पर निकाल लेंगे, और बताया गया था कि जब 3 पर था तो कितने होते हैं 8। तो देख सकते हैं रिलेटेड है, लिखा हुआ है रिलेटेड, ना कि प्रॉपर है। 2 तक हम बता चुके थे कि अगर जीनोटाइप हो तो इससे कितने युग्मक बनते हैं 4, और अगर 3 हो तो उससे कितने बनते हैं 8, वही पूछा हुआ था। अगला क्वेश्चन कर सकते हैं एकल संकर क्रॉस पर आधारित प्रभावित। अब देख सकते हैं एकल संकर क्रॉस, यहाँ पे फिर भी रिलेटेड क्वेश्चन है। कैसे? देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है एकल संकर क्रॉस पर आधारित नियम कौन सा है। तो अगर छांटने के लिए अगर कहा जाए तो एक क्वेश्चन हम लोग छांटेंगे। आप लोग अगर द्विसंकर क्रॉस पढ़े होंगे तो आप लोगों को मालूम होगा कि द्विसंकर क्रॉस पर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया गया था, तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कट जाएगा और बाकी बचा हुआ विसंयोजन और प्रभाविता का नियम मेंडल के द्वारा क्या किया गया था, तो दिया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं जबकि प्रभाविता का नियम यहाँ पे लिखवाया गया है, संयोजन का नियम एकल द्विसंकर क्रॉस के बारे में यहाँ बताया गया है, मेंडल के पृथक्करण का नियम दिया गया है, तो स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकर क्रॉस पर था, इसी कारण ये गलत हो जाएगा। बाकी बचा हुआ आंसर तो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जब बोले थे ना थोड़ा सा कॉमन सेंस और पूरा जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर। ये भी क्वेश्चन जो है ना क्लास में बहुत बार बताया गया था कि जीवाश्म में किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं, अवसादी चट्टान में। ठीक है, किस चट्टान में पाए जाते थे, अवसादी चट्टान में। देख सकते हैं मनुष्यों में रुधिर वर्ग, ये क्वेश्चन अगर कहा जाए हम बच्चों को 11th में और 12th में दोनों में हम सिखाए थे। ठीक है, कि अगर कोई भी बच्चा अगर किसी के पिता का ब्लड ग्रुप अगर ए हो तो इसका जीनोटाइप IA और I0 होता है, अगर बी हो तो इसका ब्लड ग्रुप होता है IB और I0 होता है, अगर O हो तो इसका होता है I0 और I0 होता है। जबकि अगर कहा जाए कि अगर AB हो तो AB के बारे में कहा जाए कि IA और क्या IB। यही क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ तक कि ब्लड के बारे में और पूरा हम डीप में बताए थे। ठीक है, डीप में बताया गया था। और आगे देखा जाए 15 नंबर लिंग क्रोमोसोम और अलिंगीय क्रोमोसोम। देख सकते हैं लिंगीय क्रोमोसोम और अलिंगीय क्रोमोसोम 2 नंबर में लिखवाया गया था। यहाँ पे देख सकते हैं यह 2 नंबर का क्वेश्चन है, और ये सेम टू सेम यहाँ पे लिखवाया गया था। लिंगीय गुणसूत्र और अलिंगीय गुणसूत्र पूरा डीपली इसमें बताया गया था। ठीक है, और बहुत सारा हम लोग इसमें चर्चा किए थे। निम्न में से किसमें लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर होती है। देख सकते हैं द्विगुणित और अगुणित, यानी कि हो सकता है क्रोमोसोम समुच्चय यानी कि ग्रुपिंग के आधार पर किसमें होता है, तो देख सकते हैं कि डायरेक्ट लिखवाया गया किसमें, मधुमक्खी में, और ऑप्शन में देख सकते हैं क्या है, मधुमक्खी में। ठीक है, अगर कहा जाए स्तनपायी के अंतर्गत, टिड्डा पक्षी के अंतर्गत कहा जाए तो यह जो है ना इसके ऊपर नहीं रहता है। लाइकेन, ये भी क्वेश्चन जो है ना क्लास में बताया गया था सह परोपकारिता के ऊपर। किसके ऊपर, सह परोपकारिता का एग्जाम्पल क्या था, लाइकेन था, सहभोजिता नहीं सह परोपकारिता। देख सकते हैं टर्नर सिंड्रोम 2 नंबर में और सब्जेक्टिव में, और यहाँ पे देख सकते हैं
कि टर्नर सिंड्रोम लिखवाया गया है, टर्नर सिंड्रोम यहाँ पे लिखवाया गया है। निम्न में से कौन सा क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? तो क्रोमोसोमीय विकार के बारे में अगर कहा जाए तो देख सकते हैं ये भी लिखा क्लाइफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, लेकिन हीमोफीलिया के बारे में नहीं बताया गया था। तो क्रोमोसोमल विकार के बारे में कहा जाए यहीं से क्वेश्चन आया था। 17 नंबर ट्राइसेमी। ठीक है, युवाओं में निम्न में से कौन सा प्रक्रम जनसंख्या घनत्व घटाता है? तो अगर कहा जाए कि घटाने और बढ़ाने के लिए अगर जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में ये भी बच्चों को बताया गया था कि जन्म दर और मृत्यु दर, ठीक है। इसके अलावा उत्प्रवासन, अप्रवासन नहीं, उत्प्रवासन और मृत्यु दर। तो देख सकते हैं इतना चीज हम पूरा डीपी में बताए थे, जिसमें देख सकते हैं जन्म दर भी है, मृत्यु दर भी है, आबादी का वृद्धि क्रम, और इसी में बताया गया था क्या, उत्प्रवासन और अप्रवासन, आबादी का प्रसरण बताया गया था, सभी चीज बताया गया है। पूरा हम पेज तो नहीं लगाए हैं, लेकिन जितना पृथ्वी का फेफड़ा, ये तो हम क्लास में बहुत बार जिक्र किए थे कि पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है। अमेजोन वर्षावन। निम्न में से कौन सा जाति अति दोहन की वजह से विलुप्त हो गई थी? ये भी क्वेश्चन जो है ना बहुत बार हम बताए थे कि पैसेंजर क्या, कबूतर। प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण में कितना प्रतिशत पादप? ऑनलाइन का क्वेश्चन ये है, ठीक है, ऑनलाइन का क्वेश्चन है जिसको हम करवा चुके थे, 2 से 10% था। इसके बाद अगर कहा जाए 36, देखिए ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुए थे उनको, लेकिन देख सकते हैं डीएनए के दोनों लकड़ियों नहीं, लड़ियों का आधार स्तंभ बना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं डीएनए का आधार का निर्माण फॉस्फेट और कौन करता है, शर्करा के द्वारा की जाती है। और यही ना होता है कि डीएनए के धागा है और यह धागा के बारे में इसे आधार हो गया और बीच में नाइट्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो धागे का निर्माण कौन करेगा, फॉस्फेट और क्या, शर्करा, और वही क्या था, फॉस्फेट और शर्करा। 37, अनुवांशिकता के खोज के लिए तीसरा प्रयोग अल्फ्रेड हार्वे तथा मार्था चेस ने किया था। इन्होंने अपना प्रयोग एक विषाणु पर किया था, और ये देख सकते हैं हॉर्से चेज, और इसका प्रयोग किसके है, विषाणु से डीएनए निकलकर और जीवाणु में प्रवेश कर जाता था। वह वाला कंडीशन हम बताए थे, उसी के बारे में यहाँ दिया हुआ है। ये क्वेश्चन हम लोग क्लास में किए थे। निम्न में से कौन सा अनुवांशिक कोड के बारे में गलत है? अनुवांशिक कोड के बारे में बताया जाए तो देख सकते हैं अनुवांशिक कोड के बारे में हम पूरा लिखवा चुके थे कि अनुवांशिक कोड जो है ना 64 होते हैं, ठीक है, कहा जाता है त्रिकूट 3 से मिलकर बना होता है, असंदिग्ध होते हैं, 64 होते हैं जिनके पास एमिनो अम्ल पाया जाता है। जी नहीं, हम लिखवाए थे कि 61 के पास पाया जाता है और 3 के पास नहीं, जिसे हम लोग स्टॉप कोडोन कहा जाता है। देख सकते हैं जिनमें 3 कोडोन के पास एमिनो अम्ल बनाने की सूचनाएं नहीं होती है, और यही 3 है। तो अगर कहा जाए कि यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा, जबकि ये सब क्या है, ये सब सही है, लेकिन डी क्या है, गलत। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर। 39, निम्न में से किसने द्विकुंडलित, ये भी क्वेश्चन हम उसी में बताए थे, यहाँ पे हमारे पास थोड़ा सा अवेलेबल नहीं था, इसलिए नहीं लगा पाए हैं, लेकिन कहा जाए कि ये भी क्वेश्चन जो है ना क्लास में लिखवाया गया था। ये देख सकते हैं टेली इलेक्ट्रोफोरेंसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे लिखवाया गया था कि जिसके बाद डीएनए विद्युत धारा के धनात्मक वाले हिस्सा में आकर क्या कर जाते हैं, चिपक जाते हैं, धनात्मक हिस्सा को क्या कहा जाता है, एनोड। घास के परिवार में बीज पत्र को क्या एस्कुलेटम कहा जाता है, क्या कहा जाता था, एस्कुलेटम। ये भी क्वेश्चन ऑनलाइन करवाया गया था। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बोले थे ना, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है कारण कि आप टीचर से पढ़िएगा कुछ और, एग्जाम कुछ और पूछेगा। क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में से किस बीज में भ्रूण पोष नहीं होते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं लिखवाया गया है कि परिभ्रूण पोष। निलंबक की एक कोशिका बीजांड काय में प्रवेश करती है और उनमें पोषण के प्राप्त करती है, जिसके बाद बीजांड का समाप्त हो जाता है, किंतु कुछ पादपों में यह बीजांड का शेष रह जाता है, जिस कारण परिभ्रूण पोष का निर्माण हो जाता है। जैसे काली मिर्च, चुकंदर, ठीक है, काली मिर्च और क्या, चुकंदर, यह रह जाते हैं, यानी कि इसमें होते हैं, लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा था, आपसे क्वेश्चन पूछा था नहीं होते हैं। एग्जामिनर बहुत दिमागदार था, ऑप्शन में दिया था ए और बी दोनों, लेकिन आंसर क्या होता है, गेहूं, कारण कि इन दोनों में पाई जाती है। और यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस में नहीं पाई जाती है, तो गेहूं में नहीं पाई जाती है। और कॉन्सेप्ट जो है ना, अगर कॉन्सेप्ट से जो पढ़ के गया होगा उसको मालूम होगा कि इन दोनों में पाई जाती है और इसमें नहीं पाई जाती है, इससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये भी बताया गया 43 नंबर क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन था कि किसमें
इसमें जो है ना बीज एक से ज़्यादा भ्रूणपोष में होते हैं, तो सभी में कहा जाए कि एक से अधिक होते हैं। सिट्रस, संतरा, आम, इसमें एक से अधिक जो है ना बीज बीज में एक से ज़्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 41 पूरा बच्चा के बारे में बताया गया था कि बच्चा के भ्रूण में 9 माह के अंदर होने वाला परिवर्तन। भ्रूण में सबसे पहले निषेचन के 1 माह के बाद हृदय का निर्माण होता है। भ्रूण के निषेचन के दूसरे माह के बाद, यानी कि दूसरे माह के बाद जो देखिए यहाँ पे भ्रूण में निषेचन के दूसरे माह के अंत तक पाद एवं उंगलियां निर्माण हो जाती हैं। अगर कहा जाए कि भ्रूण में पाद और उंगलियां का सगर्भता देख सकते हैं कितने माह के बाद, 2 माह के बाद। आगे, किसी क्षेत्र में बार बार हिमनद होने के कारण जाति विकास की विविधता पर क्या कम समय लगता है? ध्रुवीय क्षेत्र। ये बताया गया था कि जब अगर हम पृथ्वी पर विषुवत रेखा से अगर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जनसंख्या घटती है, और उससे नीचे की ओर आते हैं जनसंख्या बढ़ती है। तो अगर कहा जाए कि किसी बार बार हिमनद होने के कारण जाति विकास की विविधता कम समय मिलता है, कहाँ पे? तो कहाँ पे मिलेगा? ध्रुवीय क्षेत्रों में। कारण है कि यहाँ पे हिमनद ज़्यादा होने के कारण वहाँ के लोगों को जो है ना, या फिर जीवों को कम समय मिलती है। ठीक है, तो अगर देखा जाए कि हम लोग टोटल 44-45 क्वेश्चन, ठीक है, 45 क्वेश्चन देख चुके हैं। अगर कहा जाए कि और अगर अच्छा से ढूंढा जाए, ठीक है, अभी तो हम पूरा के लिए नहीं ढूंढे हैं, लेकिन अगर देखिएगा तो यहीं से क्वेश्चन सभी आए थे। शुरू में हम बताए थे ना कि जो 8 चैप्टर है, उसी 8 चैप्टर से लगभग 45 क्वेश्चन कहाँ से आए? 8 चैप्टर से। ठीक है, और यही 8 चैप्टर हम बोलेंगे कि नेक्स्ट ईयर के लिए भी, ठीक है, यही चैप्टर इंपॉर्टेंट रहेगा, 8 चैप्टर। ठीक है, लेकिन हाँ, कहा जाए कि 8 चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ सकता है। आप लोगों को ज़्यादातर कहा जाए कि ऑफलाइन, हम यही बोलेंगे ऑफलाइन को ज़्यादा सपोर्ट करिए। ऑफलाइन में पढ़कर अगर एग्ज़ाम क्लियर करिएगा अच्छा रहेगा। ठीक है, कारण कि ऑनलाइन से कुछ होने जाने वाला नहीं है, और टीचर के द्वारा लिखाया गया क्लास नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर इस पर कमेंट करिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोगों के पास एग्ज़ाम का अगर क्वेश्चन हो और अगर आई सेट हो तो आप लोग पूरा क्वेश्चन मिला सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।